Welcome friends to another video. So इस वीडियो में we will basically be discussing about important topics about mains exam. In this particular video it will be about food security. So without further ado, let's start our topic for today. First of all, food security. We need to define what is food security, right? So FAO, that is Food and Agricultural Organization, defines food security on 4 pillars, right? 4 pillars पे define करता है FAO food security को. First among them is availability. So adequate supplies of food through production, stocks and imports. So इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो फूड शुड बी अवेलेबल, चाहे वो प्रोडक्शन जैसे जो अनाज उपजाया जाता है उसके माध्यम से हो और स्टॉकिंग के माध्यम से हो कि एक बार उपजाया उसको स्टॉक करके रखा गया नेक्स्ट सीजन में उस स्टॉक्स से मतलब अवेलेबल किया गया उस फूड ग्रेन्स को, या फिर थर्ड है इम्पोर्ट्स. अगर ये दोनों नहीं हो तो इम्पोर्ट से भी अवेलेबल करवाया जाए, तो दैट इज़ अवेलेबिलिटी, राइट. नेक्स्ट वन इज एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी. फूड ग्रेन्स शुड बी एक्सेसिबल. एक्सेसिबल कैसे होता है, मतलब इकोनॉमिक एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ हाउस होल्ड्स टू ऑब्टेन द फूड. मतलब वी नो दैट इंडिया में विभिन्न लाइक डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट्स, राइट. वेरी पुअर, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, राइट. तो मतलब द लास्ट वन ऑन द लैडर, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, राइट, कि गांधी तलिस्मान में, तो लास्ट वन ऑन द लैडर शुड बी एबल टू गेट बेनिफिट, शुड बी एबल टू एक्सेस द फूड ग्रेन्स, राइट. सो ये एक्सेसिबिलिटी बेसिकली उसकी बात करता है. थर्ड पिलर इज यूटिलाइजेशन. तो यूटिलाइजेशन क्या होता है कि फूड ग्रेन्स तो ले लिए, अब सिर्फ एक ही तरह का मतलब खा के चावल खा के तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो ऐसा नहीं, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाना चाहिए, तो यूटिलाइज होना चाहिए. प्रॉपर बायोलॉजिकल यूज ऑफ फूड रिक्वायरिंग न्यूट्रिशियस डाइट एंड क्लीन वाटर, राइट. तो दिस पिलर बेसिकली टॉक्स अबाउट यूटिलाइजेशन. अब ये तीनों हो गया. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीजन में मिला अगला सीजन नहीं मिल रहा, एक दिन खाया इंसान अगला दिन खाना नहीं मिल रहा. तो स्टेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट सप्लाई एंड एक्सेस ओवर टाइम विदाउट रिस्क ऑफ शॉक और सीजनल शॉर्टेजेस, राइट. सो ये पिलर बेसिकली स्टेबिलिटी की बात करता है. तो दिस ओवरऑल टॉक्स अबाउट फूड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू FAO, right? So first of all, we need to understand that when was this act enacted? So it was, right, 2013, which many of you might be already knowing. So 2013 में से इनैक्ट किया गया था. एंड इस एक्ट का एम क्या है, राइट? तो द एम बेसिकली इज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रॉक्सिमेटली 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कवरिंग 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन को कवर करने की ये एक्ट बात करती है, राइट. एंड इसके अंदर दिस शुड कंप्राइज ऑफ 75% ऑफ जो रूरल, जो गांव में रहती है पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की बात करती है, और बेसिकली 50% ऑफ अर्बन, राइट. अर्बन में बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो होते हैं बेसिकली बेटर टू डू पीपल होते हैं. रूरल में ज़्यादा फूड शॉर्टेज होता है, ज़्यादा गरीबी है. ऐसा नहीं कि अर्बन में नहीं, अर्बन में भी स्लम्स है और अलग अलग तरह की अर्बन डेवलपमेंट में वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट कि बहुत सारे इशूज़ होते हैं, बट मोस्टली ये एक्ट बात करता है 2/3 पॉपुलेशन, जिसमें 75% जो गांव में रहते हैं उनको कवर करता है और 50% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स कवर होना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. इट लीगली एंटाइटल्स बेनिफिशियरीज टू 5 kilograms ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट हाईली सब्सिडाइज रेट्स ऑफ 3 kg फॉर राइस, 2 kg फॉर व्हीट एंड 1 kg फॉर कोर्स ग्रेन्स. 3 kg ऑफ राइस, 2 kg फॉर व्हीट एंड 1 रुपीज़ पर kg फॉर कोर्स ग्रेन. तो राइस कैसे मिलेगा? राइस मिलेगा हमें 3 रुपीज़ पर kg, राइट. और व्हीट हमें मिलेगा 2 रुपीज़ पर kg, और बाकी जो कोर्स ग्रेन्स है वो 1 रुपी पर kg मिलेगा. और ये फूड ग्रेन्स एंटाइटल्ड होंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स, व्हिच कवर्स 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, राइट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द एक्ट incorporates and strengthens pre-existing programs including the public distribution system, midday meal scheme and integrated child development services focusing on vulnerable groups, pregnant women, lactating mothers and children under 14. जो pre-existing programs चल रहे हैं जैसे कि हमारा PDS हो गया, राइट, और क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड ICDS जो होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हेल्थ सेक्टर में, मिड डे मील स्कीम हो गया, उन चीज़ों से, मतलब उन जो गवर्नमेंट स्कीम से, उनसे भी ये इंटीग्रेटेड वे में पॉलिसी अप्रोच अपनाता है ये स्कीम. Alongside food grains, NFSA mandates maternity benefits of at least 6,000 for pregnant and lactating women through the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये स्कीम में बेसिकली 6,000 रुपीज़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड करने की बात की जाती है. और ये स्कीम और NFSA दोनों को एज अ इंटीग्रेटेड वे में लेके चलने का प्रावधान है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दैट रिकग्नाइजेस द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड एज द हेड ऑफ इशूइंग राशन कार्ड्स प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट. तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है कि वुमेन को राशन कार्ड के लिए रिकग्नाइज किया जाता है. राशन कार्ड जो होता है,
इससे क्या होता है, गांव में देखा जाता है कि जो मेल्स को अगर कोई भी स्कीम्स का मतलब करता धरता बनाया जाता है तो क्या होता है, वो जो भी मतलब कुछ मिला या फिर चाहे मॉनिटरी या फिर चाहे इन काइंड कुछ भी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो फैमिली में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, खुद में रख लेते हैं। या अगर मेल मोस्टली अगर गाँव में देखा जाता है कि अगर उस ड्रंकर्ड है, शराबी है, तो वो अपने मतलब शराब पे वो पैसे उड़ा देगा, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वुमेन सेंट्रिक ये बनाया। अचीवमेंट्स इन फूड सिक्योरिटी इंडिया, मतलब व्हाट ऑल इंडिया हैज अचीव्ड in securing its population with respect to food, right? So इस वीडियो में यहाँ पे we'll be discussing about that, right? First of all, it is self-sufficiency, right? So post Green Revolution, India achieved self-sufficiency in food grain production, significantly reducing dependence on imports. So Green Revolution से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया जो है एक फूड क्राइसिस से जूझ रहा था और यूएसए से इसने मदद मांगी, जहाँ पे PL 480 स्कीम के तहत जो ग्रेन्स भेजा गया था यूएस के द्वारा वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के थे। तो बेसिकली इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया वॉज स्टैंडिंग विथ अ बेगिंग बाउल एट दैट टाइम। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जो ये यूएसए से मदद मांगा था उस समय इंडिया, राइट, बेगिंग बाउल लेके इंडिया खड़ा था। फ्रॉम दैट टाइम इफ वी सी द सिनारियो इन द करेंट सिचुएशन, सो इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बेगिंग बाउल टू अ फूड सिक्योर या फिर ग्रेन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आप समझ रहे हो, एक कंट्री जो अपने पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला पा रहा है वो दूसरे कंट्री से ग्रेन्स की मदद मांग रहा है, और वो कंट्री क्या कर रहा है, यूएसए। PL 480 जो बहुत ख़राब क्वालिटी की ग्रेन्स थी, जो वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ जानवरों को मतलब अपने क्या बोलते हैं, वहाँ का जो पोल्ट्री और वो सब थे उनको खिलाया जाता था ये ग्रेन्स, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो उस सिचुएशन से निकल कर अभी जो सिचुएशन है, तो इंडिया अचीव्ड अ लॉट, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है अचीवमेंट भाई। तो हंगर रिडक्शन, NFSA and PDS have helped in reducing hunger and hunger related mortality through targeted food grain distribution reaching over 800 million beneficiaries. तो NFSA जो है और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत राशन शॉप्स के थ्रू आधार ऑथेंटिकेटेड मतलब लोगों को राशन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट्स पे, हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग हंगर एंड हंगर रिलेटेड मोर्टैलिटी थ्रू टारगेटेड फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हंगर रिडक्शन किया है बेसिकली, ये अचीवमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट विल बी सीइंग दैट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन लीडरशिप। India ranks among the largest producers of staples like rice, wheat, maize, pulses, and horticulture products, with a record production exceeding 330 million tons of food grains. ये फिगर आप याद रखोगे, 330 million tons of food grains in 24-25, right? So देख रहे हो कि ऐसे बेगिंग बाउल जो लेके इंडिया खड़ा था, बेगिंग बाउल, और ये ऐसा मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन्स इन द वर्ल्ड, कैसे मतलब इंडिया ट्रांसफॉर्म किया। इंडिया का जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। तो अचीवमेंट्स में क्या है, मिड डे मील स्कीम एंड ICDS प्रोग्राम्स हैव इनहांस्ड स्कूल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आउटकम्स, रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन रेट्स। तो अभी जो मिड डे मील स्कीम है और फूड सिक्योरिटी एक्ट है, PDS के थ्रू क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन आउटकम्स हो रहे हैं चाइल्ड के, जो इंडिकेटर्स हैं, राइट। पहले क्या होता था कि बहुत ड्रॉप आउट रेट्स थे, तो ड्रॉप आउट रेट्स देखा जा रहा है कि कम हो रहा है थ्रू दीज स्कीम्स। मतलब बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के पास घर पे गाँव में मतलब जो बहुत गरीब होते हैं उनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते, तो इस मतलब बच्चों को ल्योर करने के लिए कि हाँ खाने के बहाने ही सही तुम स्कूल आओ, उसी बहाने कुछ पढ़ तो लो, उससे भी क्या हो रहा है कि बच्चे सस्टेन कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या बोलते हो, मतलब यू कैन से इनडायरेक्टली लिंक टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की, हाँ मतलब कुछ अब ऐसे ल्योर करने के लिए, कुछ ऐसे प्रलोभन देने के लिए बच्चों को दे रहे हो कि हाँ भाई आओ आप और पढ़ो कम से कम, मतलब खाने के बहाने ही से। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परसिस्टेंट चैलेंजेस इन फूड सिक्योरिटी। सो पहला चैलेंज क्या है कि डिस्पाइट अवेलेबिलिटी माल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर रिमेन्स सिग्निफिकेंट। सो फूड अवेलेबल है, राइट, बट स्टिल इंडिकेटर्स में ये शो नहीं हो रहा है, राइट। हंगर, हिडन हंगर जो है, माल न्यूट्रिशन जो है वो अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट है, विथ हाई रेट्स ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अनीमिया, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड वुमेन, राइट। तो पहले देखते हैं कि स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है। स्टंटिंग है बेसिकली कि आपका बच्चों का जो होता है हाइट वो कम रह जाता है, तो उसे स्टंटिंग कहते हैं। फिर वेस्टिंग क्या होता है कि आप ये W से इसको याद रखोगे कि W से वेस्टिंग, W से वेट, तो वेट कम होता है, राइट, एज के हिसाब से वेट कम है। तो स्टंटिंग, वेस्टिंग और अनीमिया के जो इंडिकेटर्स हैं, जो डेटा है वो अभी भी बहुत हाई है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू इराटिक मानसून, हीट वेव्स एंड अनसीजनल रेनफॉल इम्पैक्टिंग फूड अवेलेबिलिटी। सो वी नो दैट क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, राइट। कभी किसी साल एल नीनो और ला नीना की वजह से भी कैसे, और कभी किसी साल बहुत बारिश होती है तो बारिश से डिपेंडेंट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो कैसे किसी साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, नेक्स्ट ईयर बहुत ड्राउट का सिचुएशन हो जाता है। तो वी नो दैट, राइट। और क्लाइमेट चेंज ये सब जो इशूज़ को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, इट्स गेटिंग एम्पलीफाइड, राइट, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं लीकेजेस एंड इनएफिशिएंसीज इन द पीडीएस इंक्लूडिंग डाइवर्सन ऑफ ग्रेन्स, एक्सक्लूजन एरर्स एंड करप्शन इरोड इफेक्टिवनेस। तो क्या होता है बेसिकली, स्कीम तो बना दिया गवर्नमेंट, बट उसका इंप्लीमेंटेशन भी तो अच्छे से होना चाहिए। तो पीडीएस जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, डाइवर्जन हो रहा है ग्रेन्स का, ग्रेन्स को जाना चाहिए गरीबों के लिए, उनके फूड सिक्योरिटी के लिए, बट क्या हो रहा है कि उसी ग्रेन्स को करप्शन या फिर डिफरेंट मीन्स के थ्रू होर्डिंग करके लोग अपना प्राइवेट बिजनेस या फिर एक्सपोर्ट भी कर दे रहे हैं। ऐसे मतलब मिसक्रिएंट्स होते हैं सोसाइटी में। एक्सक्लूजन एरर्स आर देयर कि आधार बेस्ड होता है, तो बहुत क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं उनका काम करते करते, फीमेल्स भी जो होते हैं उनका काम करते करते फिंगरप्रिंट ही नहीं मैच करता है। ऐसा आप देखे होंगे, मतलब आपको भी प्रैक्टिकल चीज़ है। तो उससे क्या होता है, वो लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, मतलब स्कीम का बेनिफिशियरी, वो दे आर इंटेंडेड बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम, बट वो लोग इस वजह से स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट इज करप्शन। करप्शन तो जान ही रहे हैं कि है, अनफॉर्चुनेटली इट्स देयर। सो इस वजह से इरोड द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम। जो सरकार चाहती है स्कीम को लाभ पहुंचाना पब्लिक को, वो नहीं हो पा रहा है इन सभी रीजन्स की वजह से। Next, we'll be seeing that infrastructure deficits like poor storage and transport result in post-harvest losses estimated at 6 to 10% for grains. तो यहाँ एक डेटा आप ये याद रख सकते हो कि 96,000 करोड़ रुपीस इसका लॉस होता है फूड वेस्टेज में। समझ रहे हो आप, 96,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है इसका, ड्यू टू इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जो स्टोरेज मतलब स्टोर रूम्स होते हैं, वहाँ पे कभी मॉइस्चर आ गया बारिश की वजह से, तो वो ग्रेन्स ही खराब हो जाते हैं। ये सब रीजंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, बहुत सारे पेरिशेबल क्रॉप्स होते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो रहा है, सप्लाई चेन लिंकेजेस नहीं है, तो उस वजह से इतने एस्टिमेट है कि इतना लॉस होता है फूड वेस्टेज पे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द कवरेज गैप बिटवीन इंटेंडेड बेनिफिशियरीज एंड एक्चुअल रीच परसिस्ट ड्यू टू पुअर टारगेटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजेस। डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजेस तो है ही, आप देख रहे हो, और पुअर टारगेटिंग की वजह से बहुत सारे जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो हम लोगों ने एक्सक्लूजन एरर्स में पढ़ा था, वही बेसिकली इसी तरह का ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि द रीजनल डिस्पैरिटीज परसिस्ट विद वल्नरेबल पॉपुलेशन इन रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज फेसिंग मोर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर जो रिमोट और ट्राइबल एरियाज है जंगलों में या फिर ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है जो मेनलैंड है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करता है, राइट, ये चीज़ है। सो पॉलिसी मेजर्स एंड इनोवेशंस। फर्स्ट पॉलिसी इज वन नेशन वन राशन कार्ड, राइट। सो आप लोगों ने इस स्कीम के बारे में पहले भी सुना होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि पहले क्या था लॉ की, जहाँ पे सिटीजन्स रिसाइड करते हैं वहीं पे वो फेयर राशन प्राइजेस शॉप्स जो होते हैं वहाँ से वो राशन अवेल कर सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। बट अब क्या हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं माइग्रेशन बहुत है, इंटरनल माइग्रेशन इंडिया में, लेबर बहुत दूसरे स्टेट्स में जाता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, वो जो मतलब उनका विलेजेस है, वहाँ पे वो फिर जाके राशन ले। तो ये कार्ड के से क्या होता है कि सिटीजन्स जहाँ भी काम कर रहे हैं वो एक कार्ड बनेगा, वो वहाँ के FRP शॉप्स जो होते हैं राशन शॉप से वो ले सकते हैं। सो सिस्टम ऑपरेशनल इन मोस्ट स्टेट्स इनेबलिंग पोर्टेबिलिटी। बेसिकली ये पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड PDS बेनिफिट्स, राइट। नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो है डिजिटाइज्ड फेयर प्राइस शॉप्स। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटाइज्ड फेयर प्राइस शॉप्स विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस टू रिड्यूस फ्रॉड एंड इंश्योर डिलीवरी। यहाँ क्या है, हमारा जो फेयर प्राइस शॉप्स है, राइट, उसको डिजिटाइज़ किया गया है इस स्कीम के तहत, जिसमें जो पहले लीकेजेस होते थे, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज उन तक नहीं पहुँच पाते थे। तो डिजिटाइजेशन से क्या होता है कि बायोमेट्रिक उनका लेने के बाद ही उन्हें देखा जाता है कि वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है भी कि या नहीं, थ्रू हैंडल डिवाइसेस, तभी उनको ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि फ्रॉड और करप्शन कम होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्कीम है वो है सप्लाई चेन एनहांसमेंट। जो सप्लाई चेन होता है सेंटर प्रोक्योर करता है, आपको तो पता ही होगा, उसके बाद MSP पे प्रोक्योर करता है, राइट। सेंटर जो है वो सेंटर है जो MSP पे प्रोक्योर करता है, राइट, एंड देन ये स्टेट्स को देता है, सब स्टेट्स को सप्लाई करता है, राइट। उसके बाद स्टेट से फिर वो स्टेट के अंदर जाता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड क्या बोलते हैं उसको, राशन शॉप्स पे जाता है। तो ये जो पूरा सप्लाई चेन है इसको इन्हांस करने की ये इसमें बात की गई है। इन्हांसमेंट्स इन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ ब्लॉकचेन एंड GPS बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट। GPS से जो ट्रक है हमारा वो GPS एडेड रहेगा, जिससे मॉनिटरिंग हो सकेगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इनटू फूड पॉलिसी वाया फोर्टिफाइड ग्रेन्स प्रमोशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट एंड किचन गार्डन्स अंडर द पोषण अभियान। सो हमने पहले भी बात की है कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ ऐसे कोर्स ग्रेन्स प्रोवाइड करना नहीं होता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होता है, न्यूट्रिशियस फूड बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना, जिसके तहत मतलब आप अभी जान भी रहे हो कि मिलेट्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। सो एक बैलेंस डाइट, प्रोटीन की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। इसी के तहत न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंटीग्रेट किया गया है फूड पॉलिसी, फोर्टिफाइड ग्रेन्स दिया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट एंड किचन गार्डन्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रमोशन थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, resistant seeds, precision farming to sustain food production. Agriculture, we all know that it is dependent on climate, external climate like rain, soil, etc. Right? So climate change हो रहा है, तो कैसे ग्रेन्स को क्लाइमेट रेजिस्टेंट बनाया जाता है? क्रॉप डाइवर्स करिए, एक ही तरह का क्रॉप अगर मोनोक्रॉपिंग करते हैं
मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़े हैं राइट, वो पूरा न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से निकाल लेता है राइट। तो इसलिए डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स शुड बी ग्रोन। फिर रेजिस्टेंट सीड्स होता है, बायोलॉजिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो कि क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट रहेंगे। फिर प्रिसीजन फार्मिंग जो कि जिससे वाटर एफिशिएंसी जो होता है, ड्रिप एग्रीकल्चर, स्प्रिंकलर एग्रीकल्चर, वो सब की इसमें बात होती है राइट। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो है हमारा हार्वेस्ट इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि हार्वेस्ट इंश्योरेंस स्कीम्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इनकम्स अगेंस्ट क्रॉप फेलियर्स, जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत हम फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं राइट। ये तो पता ही है। फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो यहाँ हम लोग देखेंगे कौन कौन SDGs हैं जो हम आंसर में कोड कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मार्क्स फेच किया जा सकता है राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है SDG 2। तो SDG 2 क्या है? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। SDG 2 हम कोड कर सकते हैं कि हाँ फूड सिक्योरिटी एंड हंगर एंड करने में हेल्प करेगा और न्यूट्रिशन इंप्रूव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SDG 3 जो है हेल्थ का इंडिकेटर होता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू न्यूट्रिशन राइट, SDG 3। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक SDG 13 है जो क्लाइमेट चेंज पे होता है राइट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट एक्शन टू सेफगार्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये हम आंसर में कोट कर सकते हैं SDG 13। उसके बाद हमारा आता है SDG 1। SDG 1 क्या है? टू इरेडिकेट पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स राइट। पॉवर्टी SDG 1 हम जानते हैं कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो SDG 1 कोट किया जा सकता है। यहाँ पे हम छूट गया था कि SDG 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड होता है, तो सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन टू रिड्यूस द फूड वेस्टेज, तो वो होता है SDG 12 राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेजर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इन इंडिया। पहला हो गया हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू द एलिजिबल population through a network of FP shops, fair price shops, right? शॉप्स। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील स्कीम, जो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलती है वो है ऑफर्स फ्री न्यूट्रिशियस मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन टू इंप्रूव एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हो गया हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फोकसेस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। ICDS स्कीम्स होता है, इसके तहत बच्चों और लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन को वेरियस न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, प्लस इसमें मेडिसिन भी होता है डिफरेंट तरह के, ये ICDS स्कीम है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दैट टारगेट्स द एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेज एंड कोर्स सीरियल्स थ्रू इंप्रूव्ड प्रैक्टिसेस। NFSM जो है, जो NFSM है हमारा 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडियन पॉपुलेशन, उसको 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन को केटर करता है राइट। ये हो गया NFSM। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इंश्योर्स फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड अदर इमरजेंसी। कोविड-19 में इसको लाया गया था, इनहैंस्ड वर्जन ऑफ NFSM था, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, इसे भी कोट किया जा सकता है। फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। India's journey towards food security is a complex interplay of historical resilience and modern challenges. The NFSA embodies a transformative shift towards legally enforceable food rights, aiming for nutritional equity and social protection at an unprecedented scale, strengthening governance through technological insertion, right? Expanding nutritional awareness, climate resilient agriculture, and enhanced coverage will be crucial to achieving universal food security goals. Continued commitment is vital for India to ensure every citizen's right to adequate, safe and nutritious food, thereby driving health, productivity and equitable development. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है राइट, जो हम लोगों ने पूरे वीडियो में अभी तक पढ़ा है उसको बताया गया है इसमें। टेक्नोलॉजिकल इंसर्शन, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसको यूज़ करके कैसे फूड सिक्योरिटी लाया जा सकता है, जिससे पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफिक बेसिकली क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है राइट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। आगे भी हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही और टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।